ओके। तो आज का टॉपिक है जीडीआर। तो कभी नाम सुना आपने जीडीआर का? जीडीआर का मतलब क्या होता है? नाम सुना होगा, मीनिंग पता है क्या होता है जीडीआर? नहीं। ओके। तेजल नहीं। ओके, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ जीडीआर का मतलब क्या होता है। अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई इंडियन कंपनी है, ठीक है। एक इंडियन कंपनी है, ए लिमिटेड। अब ये अपने शेयर इशू करती है इंडिया में। कहाँ पे शेयर इशू करती है? इंडिया में। इंडिया में अपने शेयर इशू करती है और शेयर इशू करने के बाद उसको पैसा मिलता है। वो पैसा अपने वो बिज़नेस में लगाती है और बिज़नेस को करती है। लेकिन अब उसे क्या करना है? अब उसे सिर्फ इंडिया में से ही पैसा नहीं रेस करना है। अभी शेयर इशू किया तो इंडिया से पैसा उसने रेस किया और वो पैसा वो अपने बिज़नेस में लगाने वाला है। लेकिन अगर वही उसको और पैसे की ज़रूरत है और उसको इंडिया के बाहर भी शेयर इशू करना है, तो फिर वो क्या करेगा? तो ए लिमिटेड पैसे रेस करने के लिए आउटसाइड इंडिया जीडीआर को यूज़ करेगा। तो जीडीआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसमें क्या होता है, जो कंपनी अपने शेयर इश्यू करना चाहती है अपनी डोमेस्टिक कंट्री में नहीं, अपनी डोमेस्टिक कंट्री के बाहर शेयर इश्यू करना चाहती है, तो वो जीडीआर की हेल्प लेती है। तो जीडीआर कैसे होगा? जैसे अभी मैं ए लिमिटेड हूँ, तो मुझे शेयर इशू करना है। तो मैं बाहर की कंट्री में, जैसे यूएस में मेरे को अपने शेयर इशू करने हैं, तो यूएस में है ना एक डिपॉजिटरी बैंक होगा। जेपी मॉर्गन, ये सब का नाम सुना आपने? जेपी मॉर्गन। तो ये डिपॉजिटरी बैंक के तौर पे काम करते हैं। तो मैं उससे एक एग्रीमेंट करूँगा। मैं कौन हूँ? इंडियन कंपनी हूँ। इंडियन कंपनी बाहर की डिपॉजिटरी बैंक से क्या करेगा? एग्रीमेंट करेगा कि भाई मुझे अपने शेयर्स यूएस में बेचने हैं। वो एग्रीमेंट हो जाएगा। फिर वो जो डिपॉजिटरी बैंक है, वो डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगा? मैं मेरे जितने भी शेयर्स होंगे वो मैं शेयर्स है ना एक अपने कस्टोडियन बैंक को दूंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं हूँ इंडिया में हूँ ए लिमिटेड, तो मैं अपने शेयर्स किसको दे के रखूँगा? जैसे एच डी एफ सी बैंक को दे के रखा या एस बी आई को दे के रखूँगा। वो एस बी आई और ये डिपॉजिटरी बैंक जो बाहर इंडिया के बाहर जो है ना डिपॉजिटरी बैंक, उसमें एग्रीमेंट होगा। मतलब डिपॉजिटरी बैंक का एग्रीमेंट होगा इंडियन कंपनी के साथ भी, और इंडियन कंपनी ने जो शेयर्स जिसको रखने को दिए हैं, जैसे एसबीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके साथ भी एग्रीमेंट करेगा। कौन करेगा? डिपॉजिटरी बैंक, जो कि इंडिया के बाहर होता है। तो वापस से मैं एक बार बताता हूँ क्या प्रोसेस है इसका। इंडियन कंपनी होगा, इंडियन कंपनी को क्या करना होगा? अपने शेयर्स को बेचना है इंडिया के बाहर। तो डायरेक्टली बाहर नहीं बेच सकता है, उसको लिस्टेड करना पड़ेगा। वो सब प्रोसेस के लिए वो क्या करेगा? किसी डिपॉजिटरी बैंक को पकड़ेगा। कहाँ पे? इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर। तो यूएस में अगर उसको शेयर्स बेचना है तो यूएस के कोई डिपॉजिटरी बैंक को वो अप्रोच करेगा। कौन? इंडियन कंपनी। वो इंडियन कंपनी और वो डिपॉजिटरी बैंक एग्रीमेंट बनाएंगे कि भाई मुझे इतने शेयर्स बेचना है तो यूएस में बेच के दे। तो वो एग्रीमेंट हो जाएगा। फिर वो एग्रीमेंट होने के बाद ए लिमिटेड अपने शेयर्स जो हैं ना किसी के पास रखेगा। किसके पास रखेगा? जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो डिपॉजिटरी बैंक का एग्रीमेंट हुआ था, वो डिपॉजिटरी बैंक भी एग्रीमेंट बनाएगी कि भाई मुझे कितने शेयर्स चाहिए, आपको जितना बेचना है तो मुझे बोल देना। तो बैंक वाला जो बाहर की डिपॉजिटरी बैंक है उसको शेयर्स बोलेगी, इंस्ट्रक्शन देगी कि मेरे शेयर्स आप यूएस में बेच दो। तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा ये जीडीआर के थ्रू होता है। तो जब डिपॉजिटरी बैंक अपने शेयर्स इंडिया कंपनी से शेयर्स खरीद के, मतलब इंडियन कंपनी से शेयर्स लेके, और जब यूएस के सिटीजन को शेयर्स बेचेगी तो इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट, इन द फॉर्म ऑफ रिसिप्ट बेचेगी। दैट इज कॉल्ड डिपॉजिटरी रिसिप्ट, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। आया समझ में कि नहीं आया? वापस से बताऊं कि क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, बाहर बेचना है शेयर्स, ये ध्यान रखना, अपने को शेयर्स कहाँ बेचना है? बाहर। तो एग्रीमेंट होगा इंडियन कंपनी का, बाहर वाली बैंक से एग्रीमेंट होगा,
और इंडियन कंपनी के जो भी शेयर्स है वो यहाँ इंडिया के बैंक के पास होंगे, उसके साथ भी एग्रीमेंट होगा और फिर ये प्रोसेस होगा। तो आगे यही देखते, देखो जीडीआर में क्या दिया है। तो सबसे पहला ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अब देखो यही सब बताया गया है, इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है विच ए कंपनी लोकेटेड in which a company located in domestic country issue its stocks, स्टॉक को इश्यू करेगी, स्टॉक मतलब शेयर्स बॉन्ड एक्सेट्रा, आउटसाइड द डोमेस्टिक कंट्री। डोमेस्टिक कंट्री की जो कंपनी होगी वो अपने शेयर्स और बॉन्ड्स आउटसाइड देयर कंट्री वो सेल करेंगी, उसको बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो जैसे एग्जांपल इंडियन कंपनी इश्यू शेयर्स इन यूएसए, तो इंडियन कंपनी अपने शेयर्स अगर यूएसए में इश्यू करेगी तो थ्रू डिपॉजिटरी करेगी, और थ्रू जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो शेयर इश्यू करेगी उसको बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, इन जीडीआर ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक होता है, और वो बैंक का मतलब होता है बैंक आउटसाइड द डोमेस्टिक कंट्री। यहाँ पे डोमेस्टिक का नाम आएगा ना तो अपने दिमाग में इंडिया याद रखना, ठीक है। तो बैंक होता है वो इंडिया के बाहर होता है। इशू शेयर्स ऑफ द कंपनी टू फॉरेन रेसिडेंट, वो शेयर इशू करता है कंपनी के अपने, मतलब जो भी बाहर के खरीदने वाले होंगे इन्वेस्टर, उनको शेयर्स बेचता है। सच शेयर्स आर इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट, तो उनको शेयर्स नहीं मिलते, उनको सर्टिफिकेट मिलता है, और वो सर्टिफिकेट कौन क्रिएट करता है, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक करता है। कौन करता है, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं हूँ, मैं इंडियन कंपनी हूँ, तो मैंने बोला है बाहर वाली डिपॉजिटरी बैंक को कि मेरे शेयर इशू कर, तो उसके पास वो शेयर्स चले जाएंगे, लेकिन वो शेयर्स अपने इन्वेस्टर्स को नहीं देगा, वो सर्टिफिकेट बना के देगा, सर्टिफिकेट बना के देगा, रिसिप्ट बना के देगा, और वो रिसिप्ट को बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। आ रहा है समझ में, यस और नो? ओके, नेक्स्ट देखो, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वे टू रेज कैपिटल इन फॉरेन कंट्री। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो होता है बहुत पॉपुलर मेथड है, जिससे हम लोग पैसा, अगर शेयर इशू करना है तो इंडिया में भी कर सकते हैं ना, लेकिन हम लोग को बाहर पैसा इशू करना है, बाहर पैसा रेस करना है, तो बाहर रेस करने के लिए हम लोग ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट का हेल्प लेंगे, और उससे हम लोग पैसा जो भी हम लोग को रेस करना है शेयर्स के थ्रू, वो हम लोग कर सकते हैं इंडिया के बाहर। ए कंपनी कैन रेज फॉरेन करेंसी फंड्स बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स इन फॉरेन कंट्री। कंपनी जो है फॉरेन करेंसी फंड रेस कर सकती है, मतलब बाहर के डॉलर में, येन में, यूरो में अपना कैपिटल रेस कर सकती है थ्रू इशूइंग, अपने इक्विटी शेयर इशू करेगी बाहर की कंट्री में उसके थ्रू। नेक्स्ट देखो, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, देखो ए जर्मन कंपनी विद द हेल्प ऑफ जीडीआर गेट इट्स स्टॉक लिस्टेड ऑन यूएस स्टॉक एक्सचेंज। तो समझो एक जर्मनी की कोई कंपनी है, वो जर्मनी की कंपनी को अपने शेयर्स बेचने यूएस में, तो उसको वहाँ पे अपने शेयर्स को लिस्टेड करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो किसके थ्रू कर सकता है, जीडीआर के थ्रू कर सकता है। फिर देखो दिया है, द कंपनी यूज्ड द जर्मनी बेस्ड कंपनी शैल एंटर इनटू एग्रीमेंट विद द अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक। तो किसके साथ एग्रीमेंट करेगी जर्मनी की कंपनी, अमेरिका, क्योंकि जहाँ पे भी आपको बेचना है तो वहाँ की कंट्री का जो डिपॉजिटरी बैंक होगा ना, उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, एग्रीमेंट करना पड़ेगा। एंड हु शैल इशू द शेयर्स टू रेजिडेंट based on based resident based in USA, and after getting instruction from the domestic custodian they will issue the shares। मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक के साथ उसने अपना एग्रीमेंट कर लिया, राइट, वो अपने शेयर्स इश्यू करेगी, किसको इश्यू करेगी, जो यूएस के सिटीजन होंगे उनको इश्यू करेगी। कब, जब आफ्टर गेटिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डोमेस्टिक कस्टोडियन ऑफ द कंपनी। इसका मतलब क्या, मैं इंडियन कंपनी हूँ तो मैं अपने शेयर्स एक किसी को दे के रखूँगा कि भाई ये अपने कस्टडी में रख, जब ये डिपॉजिटरी बैंक आपको बोलेगा तो उसको ये शेयर्स इतने आप ट्रांसफ़र कर देना, तो उसको बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ, डोमेस्टिक कस्टोडियन ऑफ द कंपनी। तो वो इंस्ट्रक्शन देगा डिपॉजिटरी बैंक को, तभी वो डिपॉजिटरी बैंक वो शेयर्स को इंडिया के बाहर बेचेगी इन द फॉर्म ऑफ रिसिप्ट, इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो सब आप कंप्लायंस करने के बाद ही शेयर को इश्यू कर सकते हैं,
वो रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आप अपने शेयर्स को बाहर की कंट्री में नहीं बेच सकते। इसलिए बोला ना, द शेयर्स आर इशूड आफ्टर कंप्लायंस ऑफ लॉ इन बोथ द कंट्रीज। दोनों कंट्री में कंप्लायंस होने के बाद ही आप इसको बेच सकते हो। समझ में आया जीडीआर का फॉर्म, जीडीआर का मीनिंग क्या होता है? कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि पता नहीं क्या चल रहा है, टेक्निकल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, स्टार्ट करते आगे। अब प्रोसेस क्या था, तो प्रोसेस तो मैंने वैसे बता दिया है आपको कि कैसे ये चलता है। तो इसका प्रोसेस कैसा है, आप लोग अगर मैं आपको बोलूँगा प्रोसेस बताओ इसका ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, तो एकदम सिंपल है। इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी एग्रीमेंट करेगा किसके साथ? इंडियन कंपनी किसके साथ एग्रीमेंट करेगा? जवाब दो। किसके साथ करेगा? डिपॉजिटरी बैंक के साथ करेगा कंपनी। हाँ, बाहर की जो रहेगी ना डिपॉजिटरी बैंक, इंडियन कंपनी बाहर की डिपॉजिटरी बैंक से कोऑर्डिनेट करेगा। वो बाहर की बैंक जो होगी डिपॉजिटरी बैंक, वो ये जो कस्टोडियन ऑफ डोमेस्टिक कंपनी होगा उसके साथ एग्रीमेंट करेगा। वो इंस्ट्रक्शन देगा, तभी आप कंपनी शेयर सेल कर पाओगे इंडिया के बाहर। यहाँ पे 3 लोग इन्वॉल्व हो गए, हाँ ये याद रखना, 3 लोग है। एक इंडियन कंपनी, फिर इंडियन कंपनी के जो शेयर्स है ना वो किसी के पास रखे रहेंगे, किसी के पास होंगे, उसको बोलेंगे कस्टोडियन, वो दूसरा पार्टी हो गया। और तीसरा पार्टी इंडिया के बाहर जो डिपॉजिटरी बैंक है वो होता है। तो वो डिपॉजिटरी बैंक दोनों के साथ एग्रीमेंट करेगा, इंडियन कंपनी के साथ भी करेगा और कस्टोडियन के भी साथ करेगा। फिर कस्टोडियन उसको इंस्ट्रक्शन देगा, इतने शेयर्स लो और बाहर बेच दो, इतने शेयर्स लो और इतने बाहर बेच दो। ये ऐसा प्रोसेस जाएगा। तो इसमें जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा, द डोमेस्टिक company enter into agreement with the overseas depository bank for the purpose of issue of GDR। तो जो डोमेस्टिक कंपनी होगी मतलब इंडियन कंपनी, वो एग्रीमेंट करेगी किसके साथ? ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, इधर इंडिया का बैंक नहीं, ओवरसीज मतलब इंडिया के बाहर का जो भी डिपॉजिटरी बैंक होगा उसके साथ एग्रीमेंट करेगी। पहला पॉइंट। दूसरा, वो किसके साथ एग्रीमेंट करेगी? द ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक देन एंटर इनटू द कस्टोडियन एग्रीमेंट विद द डोमेस्टिक कस्टोडियन ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। तो जो कंपनी हम लोग इंडियन कंपनी की बात करें ना, उसका कस्टोडियन होगा, कस्टोडियन के साथ फिर ये ओवरसीज कंपनी, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगी? एग्रीमेंट करेगी। तो 2 एग्रीमेंट हो गया, पहला कंपनी का डिपॉजिटरी बैंक के साथ, फिर डिपॉजिटरी बैंक का कस्टोडियन के साथ, 2 एग्रीमेंट। फिर देखो क्या होता है, द डोमेस्टिक कस्टोडियन होल्ड्स द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो जो कंपनी के शेयर्स होंगे ना वो डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास होंगे। तो इंडियन कंपनी के पास तो अब नहीं होंगे शेयर्स, वो शेयर्स वो किसको दे के रखेगा? डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास। तो डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास शेयर्स होंगे। फिर देखो, ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ डोमेस्टिक कस्टोडियन द ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक इशू शेयर्स टू फॉरेन इन्वेस्टर। तो ये कस्टोडियन बोलेगा ये लो 10 शेयर्स भेज दो, ये लो 50 शेयर्स भेज दो, ये लो 1 लाख शेयर्स भेज दो। तो एक कस्टोडियन डिपॉजिटरी बैंक को इंस्ट्रक्शन देगा कि शेयर्स आप बाहर वाले इन्वेस्टर को बेचो, तब वो बाहर वाले इन्वेस्टर को शेयर्स बेचेगा डिपॉजिटरी बैंक। लास्ट वन, द होल प्रोसेस इज कैरिड आउट अंडर द स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, क्योंकि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए, और आपको पता है कोई भी काम अगर आप इंटर कंट्री करते हो, 2 कंट्री के बीच में, तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। तो वो रेगुलेशन, पूरा प्रोसेस में बहुत सारे रेगुलेशन है और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। तो ये याद रखना। और ये याद रखना है ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आता है, GDR आर यूजली डिनोमिनेटेड इन US डॉलर। तो GDR है वो डॉलर में डिनोमिनेट होता है, ज़्यादातर डॉलर में बात करते हैं। 1 GDR इज इक्वल टू $2 जो भी है। तो GDRs आर यूजली डिनोमिनेटेड इन US डॉलर। तो ये इसका प्रोसेस हो गया। तो मीनिंग समझा आपको। फिर प्रोसेस में आपको बताया किसके साथ क्या किया, 2 एग्रीमेंट हुआ, एक ओवरसीज़ डिपॉजिटरी बैंक के साथ और दूसरा किसके साथ हुआ? कस्टोडियन के साथ। कस्टोडियन इंस्ट्रक्शन देगा और फिर शेयर को वो इश्यू करेगा। ठीक है, ये हो गया। लास्ट पार्ट देखेंगे हम लोग, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसका GDR का एडवांटेज होगा, डिसएडवांटेज। तो क्या एडवांटेज मिलेगा इसको, आप लोग बता सकते हो? कंपनी है, इंडियन कंपनी है, इंडिया में भी तो शेयर्स बेच सकती है ना, पैसा ही चाहिए ना,
पैसा तो इंडिया में बहुत है, तो इंडिया में भी मिल सकता है पैसा, बाहर क्यों बेचती है? बाहर बेच रही है तो बाहर भी पैसा मिलेगा, इंडिया में बेचेंगे इंडिया में भी, तो क्यों बेचती है? कुछ एडवांटेज है इसके, इसलिए बेचते। कुछ डिसएडवांटेज है, इसलिए थोड़ा रिस्की रहता है। तो पहला एडवांटेज देखते हैं हम लोग। देखो, GDR प्रोवाइड एक्सेस टू फॉरेन कैपिटल थ्रू फॉरेन कैपिटल मार्केट। अभी हम लोग को बाहर का पैसा लगाना है इंडिया में, तो बाहर का पैसा लगाना है तो इंडिया में थोड़ी वो पैसा मिलेगा, वो तो बाहर ही मिलेगा। तो बाहर के पैसे को इंडिया में अगर लगाना है तो हम लोग को बाहर से पैसा को क्या करना पड़ेगा? रेस करना पड़ेगा। तो रेस करने के लिए GDR हेल्प करता है कंपनीज को कि आपको जो भी कैपिटल की ज़रूरत होती है इंडिया में ना रहते हुए बाहर की कंट्री से आप उसको रेस कर सकते हो। तो फॉरेन कैपिटल प्रोवाइड करता है GDR, पहला एडवांटेज ये है। दूसरा एडवांटेज, GDR इज़ फ्रीली ट्रांसफरेबल, ट्रांसफ़र कर सकते हो आप, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, GDR इज़ फ्रीली ट्रांसफरेबल। थर्ड, GDR इंक्रीजेज द शेयर होल्डर बेस ऑफ द कंपनी। अभी समझो इंडिया में शेयर बेचती है कंपनी, तो 10 शेयर्स है, 10 शेयर होल्डर है। अब यही और शेयर्स अगर वो बाहर बेचेगी तो 10 की जगह 20 शेयर होल्डर हो जाएंगे, और दूसरे कंट्री में बेचा 30 शेयर होल्डर हो जाएंगे, और किसी कंट्री में बेचा 100 शेयर होल्डर हो जाएंगे। तो शेयर होल्डर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो GDR हेल्प करता है कंपनी को, GDR इंक्रीज करता है कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर है तो उनको इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, ये थर्ड एडवांटेज है। नेक्स्ट, ये तो अभी बताया था, GDR आर मेनली डिनोमिनेटेड इन US डॉलर, डॉलर में डिनोमिनेट होता है। इट इज़ लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज। ये याद रखना, स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा नहीं है कि किसी की दुकान पे गए और बोले भाई मेरे को GDR दे दो, ऐसा नहीं होता है। इसको ख़रीदना है, ट्रेड करना है तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं सैलरी कमाता हूँ, मैं थोड़ा बहुत बिजनेस करता हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरे को इंडिया में नहीं पैसा डालना है, मुझे इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करना है, बराबर है। तो मुझे दूसरी, जैसे कोई कंपनी है जो अमेरिका में लिस्टेड है, मुझे उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो अगर मुझे उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो वो कंपनी अपने GDR इश्यू करेगी, कहाँ? इंडिया में। वो GDR में ख़रीद लूँगा तो उसके थ्रू भी मैं उसके शेयर्स में इन्वेस्ट कर लूँगा, ऐसा मान लेंगे। ये बोले ना, द नॉन रेसिडेंट कैन इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी थ्रू GDR। अब मैं अमेरिका में जाके किसी अमेरिकन कंपनी में इन्वेस्ट तो करूँगा नहीं, है कि नहीं? मैं तो इधर इंडिया में रहता हूँ तो इंडिया में ही रहूँगा, तो इंडिया से मैं उस कंपनी में कैसे इन्वेस्ट करूँगा? तो वो US की कंपनी वाले यहाँ इंडिया में GDR बेचने चाहिए उस कंपनी के, तो मैं वो ख़रीद लूँगा। उसका भी मतलब वही होता है कि मैंने उनके शेयर्स में इन्वेस्ट किया। तो नॉन रेसिडेंट को हेल्प करता है GDR कि फॉरेन कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सको। आया समझ में? नेक्स्ट देखो, एक और एडवांटेज मिलता है। पहले इंडिया, अगर मेरी कंपनी है जो इंडिया में और बाहर भी शेयर बेच रही है, तो पहले इंडिया में ही लोग मेरी कंपनी को जानते थे। अब जैसे रिलायंस है, रिलायंस को इंडिया में जानते हैं, लेकिन अब GDR के थ्रू उसने शेयर्स बेचना स्टार्ट की है, तो इंडिया के साथ साथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, और भी जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है वहाँ पे भी रिलायंस को, उस कंपनी को जानने लगे हैं। तो GDR से क्या होता है, आपका ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ जाता है। ग्लोबल प्रेजेंस मतलब पहले आप इंडिया में ही काम करते थे, अब इंडिया के साथ साथ आपका नाम दूसरी कंट्रियों में भी लिया जाता है। तो इससे आपको क्या मिलता है? इंटरनेशनल अटेंशन मिलता है एंड कवरेज मिलता है कि हाँ भाई रिलायंस करके भी कोई कंपनी है। तो GDR आपको हेल्प करता है कि आपका प्रेजेंस इंडिया में रखते हुए और भी कंट्री में आपका नाम होना चाहिए। तो GDR इसमें हेल्प करता है। अब जिस तरीके से GDR का एडवांटेज है वैसे कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, तो देख लेते हैं डिसएडवांटेज। अब देखो, आपको पता है हम लोग को शेयर कहाँ इशू करना है? इंडिया के बाहर। तो कोई भी काम अगर इंडिया के बाहर करोगे तो थोड़ा महंगा तो पड़ेगा ना, तो इसलिए बोलते हैं GDR इज़ वन ऑफ द एक्सपेंसिव वे ऑफ रेजिंग कैपिटल। GDR के थ्रू आप जब करते हो ना, पैसा जो रेस करते हो ना, वो एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है।
सस्ता नहीं होता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट डिसएडवांटेज। GDR इज़ वन ऑफ द एक्सपेंसिव वे ऑफ रेजिंग फॉरेन कैपिटल। फिर आपको पता है GDR इशू करने के लिए बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशन होती है। अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन को अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो इसलिए सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि GDR इशू करना है तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। अगर उनको फॉलो नहीं किया तो हमारी कंपनी के अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। दिस इज़ द सेकेंड डिसएडवांटेज। लास्ट डिसएडवांटेज क्या है? डिविडेंड्स आर पेड इन डोमेस्टिक कंट्रीज करेंसी। अब मैं इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी यूएस में शेयर बेच रही है, तो डिविडेंड जब मैं डिक्लेयर करूँगा, डिविडेंड देते हैं ना कंपनी वाले, तो मैं डिविडेंड दूंगा तो मैं बोलूँगा एक शेयर्स पे, एग्जांपल दे रहा हूँ, एक शेयर्स पे 10 रुपया, समझो एक शेयर्स पे 140 रुपया। एक बात बता रहा हूँ, एक शेयर्स पे 140 रुपया इंडिया का है। लेकिन वहाँ जाके तो जब वो फॉरेन वाले लेंगे तो उनको रुपया थोड़ी चाहिए, उनको डॉलर चाहिए, तो उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो 140 रुपया कितना हो जाएगा? $2 में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 70 के हिसाब से? आया समझ में? तो डिविडेंड आर पेड इन डोमेस्टिक कंट्रीज करेंसी, डोमेस्टिक कंट्री के करेंसी में डिक्लेयर होता है, विच आर सब्जेक्ट टू फॉरेन फ्लक्चुएशन रिस्क। तो उससे क्या होता है कि हो सकता है उन लोग ने बोला था कि 140, लेकिन अभी रेट है ना बढ़ गया है, तो उसकी वजह से अब $1 140 का हो गया। तो पहले जब डिक्लेयर किया था वो टाइम पे $2 मिलने वाला था, लेकिन जब तक मिला तो वो $1 में कन्वर्ट हो गया है। तो दिस इज़ द थर्ड डिसएडवांटेज कि भाई डिविडेंड जो होता है वो दूसरे कंट्री की करेंसी में डिक्लेयर होता है और उसके ऊपर फॉरेन फ्लक्चुएशन रिस्क का बहुत बड़ा रिस्क होता है कि भाई कभी ऊपर नीचे हो गया तो हम लोग को लॉस हो सकता है। तो दीज आर द डिसएडवांटेज। तो ये आपको मैंने बताया ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट का। समझ में आया सबको? ये शॉर्ट नोट के लिए भी आएगा तो आप लोग कर सकते हैं इसको।